हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्गरेट एटवुड की जो पोएम है जर्नी टू द इंटीरियर, उसके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, ये जो टॉपिक है ये हमारा BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर फर्स्ट है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, उससे रिलेटेड मतलब उसके वहाँ के सिलेबस से ये टॉपिक लिया गया है। वैसे तो जिसके भी सिलेबस में हो ये सभी पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सबके लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है जर्नी टू द इंटीरियर। ठीक है, तो ये यूनिट 6 है जो है पोइट्री, उसका सेकंड टॉपिक है ये। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था इफ़ यू फॉरगेट मी, वो मैंने पहले ही करवा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, MCQ क्वेश्चंस की अलग और समरी वाले क्वेश्चंस की अलग। क्वेश्चंस स्टार्ट बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि इस जो ये चैप्टर है उसका ऑथर यानी पोइट के बारे में उसकी समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स मैंने पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, तो उसका जो लिंक है समरी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये वाली वीडियो देख लें जिसमें ये तीनों चीज़ें समझाएंगे, एक ही वीडियो में समझाएंगे ये तीनों चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी अगर आपके MCQ पैटर्न है या फिर थ्योरी वाला पैटर्न है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है उसके क्वेश्चंस करने से पहले। ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थीम समरी जो स्ट्रक्चर है सब कुछ बताया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो जाके देख लें आप। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने MCQ क्वेश्चंस पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच ईयर वाज मार्गरेट एटवुड बॉर्न। जो मार्गरेट एटवुड हैं, ठीक है, मार्गरेट एटवुड, उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है इसमें 1913 में, B 1934 में, C 1939 में, D 1945 में। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है, तो समरी की इस चैप्टर की, इसका आंसर है C 1939 में इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने के लिए, एटवुड 30 में T का साउंड निकल रहा है ना, तो एट से टी, इसमें भी एटवुड में भी ज़्यादातर TD का साउंड निकल रहा है, टा और डा का। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रिक लगा के हम याद कर सकते हैं। 1939 में मार्गरेट एटवुड का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्गरेट एटवुड बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये इसका आंसर भी बहुत ईजी है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर लिखें। ऑप्शन है इसमें A इंग्लैंड, B जर्मनी, C फ्रांस, D कनाडा। तो इसका आंसर होगा D, कैनेडियन पोइट है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा D, कनाडा से बिलोंग करती थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड का फुल नेम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें A मार्गरेट एटवुड ही है, B मार्गरेट मैरी एटवुड है, C मार्गरेट लेनर एटवुड है, D मार्गरेट शाइन मैरी एटवुड है। तो इसका आंसर होगा C, मार्गरेट एलिनर एटवुड इनका फुल नेम है। ठीक है, एलिनर एटवुड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बर्थ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टाइम्स वाज मार्गरेट एटवुड नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज। शॉर्टलिस्ट, बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट कितनी बार किया गया था? ठीक है, मिला तो इनको 2 बार था। कल की वीडियो में मैंने 1 बार बताया था, क्योंकि जिस वीडियो से मैंने नोट्स बनाए थे उसमें वो पुरानी ओल्ड बुक थी, तो उसमें 2019 में जो उन्हें बुकर प्राइज़ मिला है उसके बारे में मेंशन नहीं था, इसलिए वहाँ पर मैंने 5 बार बताया था कि 5 बार इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए, और 1 बार इन्हें 2000 में मिला था। ठीक है, मतलब 2000 में इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था, पर अब 2019 वाले के बारे में पता चलने के बाद ये हो जाएगी 6, मतलब इनको 6 बार शॉर्टलिस्ट किया गया है, चुना गया है बुकर प्राइज़ के लिए, और 2 बार इनको बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनको बुकर प्राइज़ कितनी बार, मतलब मिला नहीं, कितनी बार इनको चुना गया बुकर प्राइज़ के लिए, शॉर्टलिस्ट किया गया, तो आ जाएगा इसका आंसर D, 6 टाइम्स। ठीक है, मिला तो इन्हें 2 टाइम्स था, एक बार 2000 में और एक बार 2019 में। ठीक है, और शॉर्टलिस्ट कितनी बार किया गया है इनको? 6 टाइम्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर प्राइज़ वाले कोई भी राइटर हो उसके रिलेटेड से बुकर प्राइज़ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ मैनी टाइम्स मार्गरेट एटवुड रिसीव्ड बुकर प्राइज। मार्गरेट एटवुड को कितनी बार रिसीव हुआ है यानी मिला कितनी बार है ये बताना है। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, 2 टाइम्स। आंसर बी, 2 टाइम्स इनको बुकर प्राइज मिला है। और चुना किया गया था, शॉर्टलिस्ट कितनी बार किया गया था, 6 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर मार्गरेट एटवुड रिसीव द बुकर प्राइज। तो एक बार 2000 में इनको बुकर प्राइज मिला था, ठीक है, और एक बार 2019 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। 2000 में भी इनको मिला है और 2019 में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच वर्क मार्गरेट एटवुड रिसीव्ड बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मार्गरेट एटवुड है उनको फर्स्ट टाइम बुकर प्राइज किस नॉवेल के लिए, किस वर्क के लिए मिला है। ऑप्शन है इसमें ए, द ब्लाइंड असैसिन, बी, द टेस्टामेंट, सी, द एडिबल वुमेन, डी, द हैंडमेड्स टेल। तो इसका आंसर होगा ए, द ब्लाइंड असैसिन को जो बुकर प्राइज मिला है, मतलब एटवुड को जो बुकर प्राइज मिला है वो उनके द ब्लाइंड असैसिन वर्क के लिए मिला है। ठीक है, असैसिन वर्क के लिए कब मिला, 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वाज द नॉवेल द ब्लाइंड असैसिन बाय मार्गरेट एटवुड पब्लिश्ड। ये पब्लिश्ड कब हुई थी, प्रकाशित कब हुई थी, ये जो इनका वर्क है वो प्रकाशित कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन इसमें ए 1995, बी 2000, सी 2004, डी 2008। तो 8 का हमारा आंसर है 2000 में इनका ये पब्लिश्ड हुआ था और इसी ईयर इनको बुकर प्राइज मिल गया था। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच वर्क मार्गरेट एटवुड रिसीव्ड बुकर प्राइज फॉर द सेकेंड टाइम। इनको सेकेंड टाइम किस वर्क के लिए, किस नॉवेल के लिए बुकर प्राइज मिला था। ऑप्शन है इसमें ए, द एडिबल वुमेन के लिए, बी, द हैंडमेड टेल के लिए, सी, द टेस्टामेंट के लिए, डी, सरफेसिंग के लिए। तो इसका आंसर होगा, 9 का आंसर होगा हमारा सी, द टेस्टामेंट के लिए इनको सेकेंड टाइम में बुकर प्राइज मिला था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, द टेस्टामेंट और फर्स्ट किसके लिए मिला था, द ब्लाइंड असैसिन के लिए। ठीक है, असैसिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वाज द नॉवेल द टेस्टामेंट पब्लिश्ड। और ये जो नॉवेल है इनकी द टेस्टामेंट, ये पब्लिश्ड कब हुई थी, इसको बुकर प्राइज कब मिला था, 2019 में इसको बुकर प्राइज मिला था इस वर्क को। ठीक है, कब, 2019 में। और ये पब्लिश कब हुई थी ये बताना है। तो ये पब्लिश्ड भी सेम ईयर हुई थी, 2019 में। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मार्गरेट एटवुड इज द इन्वेंटर, मतलब आविष्कार किया, एंड डेवलपर ऑफ डैश दैट फैसिलिटेट द रिमोट रोबोटिक राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जो रिमोट रोबोटिक राइटिंग की फैसिलिटी देने के लिए इन्होंने किसी चीज़ का आविष्कार किया था, तो उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, लॉन्ग पेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। आंसर बी, लॉन्ग पेन टेक्नोलॉजी का इन्होंने इन्वेंटर मतलब आविष्कार किया था। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्क बाय मार्गरेट एटवुड पब्लिश्ड इन 1969 इन अ फेमिनिस्ट वर्क। जो नारीवादी के ऊपर एक इन्होंने वर्क पब्लिश किया था 1969 में, वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है इसमें ए, द हैंडमेड टेल, बी, द एडिबल वुमेन, सी, सरफेसिंग, डी, लेडी ऑरेकल। तो इसका आंसर होगा बी, द एडिबल वुमेन जो है एक नारीवादी जो टॉपिक है उसके ऊपर इनका नॉवेल है। ठीक है, फेमिनिस्ट वर्क है ये इनका, और ये 1969 में पब्लिश्ड हुआ था। आंसर होगा बी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे, पर हाँ देख लिए, फेमिनिस्ट वर्क है इनका तो कह सकते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, नारीवादी पर इन्होंने चर्चा की है इस पर। ठीक है, एडिबल वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ मार्गरेट एटवुड्स लिटरेरी वर्क द एडिबल वुमेन। द एडिबल वुमेन जो इनका नॉवेल है उसकी प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर कौन है। और ऑप्शन है इसमें ए, अन्ना, बी, डेविड, सी, जॉय, डी, मारिन। तो इसका आंसर होगा 13 का हमारा डी, मारिन जो है प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का। ठीक है, द एडिबल वुमेन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Which novel of Margaret Atwood has been described by
कमेंटेटर्स मतलब जो टिप्पणियाँ करते हैं एज अ कंपेनियन नॉवेल टू एडवर्ड्स कलेक्शंस ऑफ पोएम्स पावर पॉलिटिक्स। जो टिप्पणियाँ करने वाले हैं उनके अनुसार पावर पॉलिटिक्स जो एडवर्ड का वर्क है उसकी कलेक्शन के साथ साथ कौन सा वर्क मैच होता है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए लाइफ बिफोर मैन, बी द हैंडमेड्स टेल, सी द एडिबल वुमेन, डी सरफेसिंग। तो 14 का हमारा आंसर होगा डी सरफेसिंग। जो मतलब टिप्पणियाँ करने वाले होते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि पावर पॉलिटिक्स का जो कलेक्शन है उसी में से ये सरफेसिंग ये जो पोएम है ये सरफेसिंग वो उसी का वर्क है, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स कलेक्शन का। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मार्गरेट एटवुड्स द जर्नी टू द इंटीरियर इज अ, ये अब हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मार्गरेट एटवुड्स द जर्नी टू द इंटीरियर इज अ, ये क्या है? जो जर्नी टू द इंटीरियर पोएम है वो एक क्या है? मोनोलॉग्यू है, मतलब खुद से कवित्री जो थी वो खुद से बातें कर रही थी। बी ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू है, ड्रामेटिक मतलब हाथ वगैरह मतलब बहुत ड्रामा करके जो मोनोलॉग होता है खुद से बात करना वो है। सी इलेजी है, डी एपिक है। तो इसका आंसर होगा ए, मोनोलॉग्यू है ये एक, ठीक है, आंसर ए। ड्रामेटिक नहीं कहेंगे, ठीक है। जो पोइट हैं इसके मार्गरेट एटवुड वो खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है, अकेले में बैठे हुए, तो उसको मोनोलॉग्यू बोलते हैं। और ये ऑप्शन में ये भी हो सकता है इंटीरियर मोनोलॉग्यू लिखा हुआ भी आ सकता है, तो वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें नहीं है ऑप्शन में इंटीरियर मोनोलॉग्यू, तो इसका आंसर यही होगा ए मोनोलॉग्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन द पोएम जर्नी टू द इंटीरियर मार्गरेट एटवुड्स इंटेलेक्ट जर्नी इनटू हर, मतलब वो जो जर्नी टू द इंटीरियर की जो पोएम है उसमें जर्नी टू द इंटीरियर जो पोएम है उसमें किसके बारे में बताया गया है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, बाहरी दुनिया के बारे में, बी मेंटल वर्ल्ड के बारे में, हमारे जो दिमाग में जो चलता रहता है उसके बारे में, सी टाउन के बारे में, डी सिटी के बारे में। तो आपको अच्छे से पता होगा मेंटल वर्ल्ड के बारे में इसमें बताया है, मन की गहराई में जाने से क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सब बताया है इस पोएम में एटवुड ने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, मेंटल वर्ल्ड के बारे में इसमें बात की गई है इस पोएम में जर्नी टू द इंटीरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मार्गरेट एटवुड मेक्स हर जर्नी इन दिस पोएम टू सीक फूड फॉर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्गरेट एटवुड हैं वो इस पोएम में किस चीज़ की, किस प्रकार के खाने के तलाश में निकलती हैं। कहते हैं ना अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो किस प्रकार का खाना ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ की तलाश में वो निकलती हैं। ऑप्शन इसमें ए पोइटिक थॉट, काव्यात्मक विचार, बी जॉब, सी एंटरटेनमेंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा ए, पोइटिक थॉट के बारे को ढूंढने के लिए जो है मार्गरेट एटवुड निकलती हैं इस पोएम में, ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइटल ऑफ द पोएम जर्नी टू द इंटीरियर कंटेन्स, जो टाइटल है हमारा जर्नी टू द इंटीरियर उसमें क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए मेटाफिजिकल कंसीट, बी रोमांटिक एलिमेंट, सी रियलिज्म, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए, मेटाफिजिकल कंसिस्ट जो है इसमें ऐड है, ठीक है, इसमें शामिल है जर्नी टू द इंटीरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मार्गरेट एटवुड मैरी जिम पॉक, जिम पॉक से उनकी शादी हुई थी, वो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है इसमें ए 1968 में, बी 1970 में, सी 16, ये गलत हो गया है प्रिंट, डी 1977 में। तो 19 का हमारा आंसर है ए, 1968 में इन्होंने मार्गरेट एटवुड ने जिम पॉक से शादी की थी, ठीक है। उसके बाद इनका डिवोर्स भी हो गया था, पर शादी कब हुई थी? 1968 में, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ जर्नी टू द इंटीरियर अबाउट, जर्नी टू द इंटीरियर है वो किसके बारे में बताती है, क्या उसमें दिया गया है। ऑप्शन है इसमें ए मेंटल लैंडस्केप, बी जर्नी टू सिटी, सी जर्नी टू अदर कंट्री, डी नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छे से पता होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर मेंटल मतलब माइंड के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मेंटल लैंडस्केप के बारे में बताया गया है जर्नी टू द इंटीरियर में, कि कैसे अगर हम अपने मन की गहराई में जाएंगे तो खो जाएंगे, ठीक है, और कितनी कठिनाइयाँ आती हैं हमें मन की गहराई में जाने में, ये सब इसमें बताया गया है। और उसकी तुलना, जो मन की गहराई की तुलना झाड़ियों भरे पहाड़ों से की गई है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए।
मेंटल लैंडस्केप की जर्नी को बताया गया है इसमें, जर्नी टू द इंटीरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज मार्गरेट एटवुड फाइंड डिफिकल्ट इन हर इंटीरियर जर्नी। मार्गरेट एटवुड को अपनी जर्नी में, मतलब जब जो उनकी माइंड की आंतरिक जर्नी थी उसमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या उन्हें मुश्किलें मिली। ऑप्शन है इसमें ए ब्लॉक्स हर साइट, बी हिली लैंडस्केप, सी ग्रासी लैंड, डी नन ऑफ दिस। ग्रासी लैंड और हिली लैंडस्केप तो तब होता है जब हिली लैंडस्केप मतलब पहाड़ियों झाड़ियों से भरा हुआ, पहाड़ियों मतलब पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। ग्रासी लैंड, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हिली लैंडस्केप और ग्रासी लैंड अगर हम अपने माइंड की गहराई में जाएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी ना हमें मिलेंगी, ये तो हमें फिजिकल लैंड में मिलेंगी, ठीक है, रियल वर्ल्ड में मिलेंगी। माइंड की गहराई में जाने से तो हमें ब्लॉक्स हर साइट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना इनको करना पड़ा था। ब्लॉक्स हर साइट यानी जैसी जैसी ये आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी दृष्टि कम होती जा रही थी, मतलब अवरुद्ध बनती जा रही थी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। मतलब मन की गहराई में जैसे जैसे वो जा रही थी तो इनकी दृष्टि जो है अवरुद्ध मतलब रुक जा रही, मतलब मंद होती जा रही थी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द डेंजर्स इन द जर्नी अकॉर्डिंग टू मार्गरेट एटवुड। मतलब इस यात्रा में, जो मन की यात्रा है हमारी, उसमें क्या क्या डेंजर्स हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, जो हमारे लिए खतरनाक हैं अकॉर्डिंग टू मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है इसमें ए नो वन यूजेज अ कंपास टू टेक डायरेक्शन, बी नो वन कॉल्स समवन फॉर हेल्प, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो क्या होता है इस पोएम में वो कहती हैं कि अगर हम रियल वर्ल्ड में, ठीक है, असली दुनिया में अगर किसी अनजानी जगह हम जाएंगे तो कंपास से हमें डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है, कंपास से हम दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो किसी को मदद के लिए भी बुला सकते हैं। पर अगर मन की गलियों में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर तो ना ही कंपास का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए और ना ही किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें वो कहती हैं कि ये मुश्किलें आएंगी अगर हम मन के अंदर, मन की गहराइयों में जाएंगे, ठीक है, वो ये कहती हैं। तो आंसर होगा इसका सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन जर्नी टू द इंटीरियर। जर्नी टू द इंटीरियर में कितनी स्टेजेस हैं। तो ऑप्शन है इसमें ए 1 स्टेज, बी 2 स्टेजेस, सी 3 स्टेजेस, डी 4 स्टेजेस। तो इसका आंसर होगा बी 2 स्टेजेस, ठीक है, 2 स्टेजेस हैं जर्नी टू द इंटीरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच एज डिड मार्गरेट एटवुड बिगिन टू राइट नॉवेल। मार्गरेट एटवुड ने प्रोफेशनली तरीके से नॉवेल लिखना कब स्टार्ट किया। वैसे तो जो इनकी बायोग्राफी है उसमें ये लिखा गया है कि 6 ईयर, जब 6 वर्ष की थी तभी से इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। पर प्रोफेशनल रूप से 16, जब ये 16 वर्ष की थी, 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। तो आंसर इसका होगा ए, ठीक है। अगर ऑप्शन में 6 हो, अगर 6 ऑप्शन में हुआ तो 16 नहीं होगा, ठीक है। तो 6 वाला भी आंसर कर सकते हैं कि मतलब बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक़ था, ठीक है। तो 6 वर्ष की उम्र से ही वो थोड़ा बहुत लिखा करती थी, पर प्रोफेशनल रूप से इन्होंने 16 वर्ष की आयु में लिखना स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द सीक्वेंस नॉवेल ऑफ द हैंडमेड्स टेल बाय द मार्गरेट एटवुड। अगर हम सीक्वेंस से चलें, ठीक है, तो मार्गरेट द हैंडमेड्स टेल जो मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया, उसके बाद सीक्वेंस से अगर चलें तो कौन सा नॉवेल आएगा। ऑप्शन है इसमें ए कैट्स आई, बी द टेस्टामेंट, सी सरफेसिंग, डी लाइफ बिफोर मैन। तो 25 का हमारा आंसर है द टेस्टामेंट। आंसर बी द टेस्टामेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच नॉवेल बाय मार्गरेट एटवुड वाज पब्लिश्ड इन 2000। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, कमेंट्स में बताएं अगर पता है तो। ऑप्शन है इसमें ए द ब्लाइंड एसेसियन, बी ऑरिक्स एंड क्रैक, सी द ईयर ऑफ द फ्लूड, डी मैड एडम। तो ए का आंसर है मतलब 26 का हमारा आंसर है ए, ठीक है। इसके लिए इन्हें 2000 में नॉवेल बुकर प्राइज़ भी मिला है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो आंसर इसका क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच नॉवेल बाय कनाडियन ऑथर
मार्गरेट एडवुड, ये कनाडा से बिलोंग्स करते हैं इसलिए कनाडियन ऑथर लिखा हुआ है। मार्गरेट एडवुड फोकसेस ऑन अलोन करेक्टर, ये अलोन होगा, ठीक है, अलोन करेक्टर। ऐसा कौन सा मार्गरेट एडवुड का नॉवेल है जिसमें सिर्फ एक ही करेक्टर पर फोकस किया गया है, वो उसमें सिर्फ एक ही करेक्टर को दिखाया गया है? तो ऑप्शन है इसमें ए द एयर ऑफ द फ्लूट, बी मैड एडम, सी द ब्लाइंड एसेंट, डी ऑरिक्स एंड क्रैक। तो इसका आंसर होगा डी ऑरिक्स एंड क्रैक में एक ही करेक्टर को उस करेक्टर पर फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑरिक्स एंड क्रैक इज अ नॉवेल बाय मार्गरेट एटवुड विच फोकसेस ऑन अ अलोन करेक्टर, नेम द करेक्टर। जो उसमें ऑरिक्स एंड क्रैक में जो करेक्टर है, अकेला करेक्टर एक, उसका नेम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए डॉबी, बी स्नोमैन, सी ग्लेन, डी ऑरिक्स। तो 28 का हमारा आंसर है बी, स्नोमैन कहा जाता है उसको, ठीक है। इसमें करेक्ट मतलब इस जो भी ये नॉवेल है, ठीक है, उसमें स्नोमैन कहा जाता है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मेन प्रोटोगोनिस्ट स्नोमैन इन द मार्गरेट एटवुड नॉवेल ऑरिक्स एंड क्रैक। स्नोमैन तो इस नॉवेल में उसको कहा जाता है, पर उसका ओरिजिनल नेम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए ग्लेन, बी डॉबी, सी जिमी, डी इरेश। तो इसका आंसर होगा सी, जिमी कहा जाता है, ठीक है, जिमी नेम है उसका। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच नॉवेल बाय मार्गरेट एटवुड वाज पब्लिश्ड इन 1915, 2015 में मार्गरेट एटवुड ने कौन सा नॉवेल पब्लिश किया था? तो ये रिसेंट का ही नॉवेल है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए द हार्ट गोस लॉस्ट, बी द ब्लाइंड असैसिन, सी मैड एडम, डी द ईयर ऑफ द फ्लूड। तो 30 का हमारा आंसर है 2015 में कौन सा पब्लिश हुआ था? द हार्ट गोस लॉस्ट, ठीक है, आंसर ए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मर्डर इन द डार्क अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट फिक्शन। ये जो मर्डर इन द डार्क है वो शॉर्ट फिक्शन का कलेक्शन है, संग्रह है, पब्लिश इन 1983, रेफर्स टू। यानी जो मर्डर इन द डार्क है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट फिक्शन, इसमें क्या रेफ़र किया गया है, ठीक है, क्या रेफ़र किया गया है, यानी क्या संदर्भ है इसके बारे में, क्या इसमें किस बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन है इसमें आ ब्लैक स्टॉर्म, बी आ चाइल्डहुड गेम, सी नो मून नाइट, डी आ मर्डर बाय स्प्रिट। तो इसका आंसर होगा बी आ चाइल्डहुड गेम इसमें दिखाया गया है, ठीक है, आंसर होगा बी। मतलब शॉर्ट फिक्शन का संग्रह है, ये भी एक शॉर्ट फिक्शन है, आ चाइल्डहुड गेम इसके अंदर, ठीक है, मर्डर इन द डार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मार्गरेट एटवुड वाज बोर्न इन डैश कनाडा। कनाडा के किस जगह में जो मार्गरेट एटवुड हैं उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए ओटावा, बी टोरंटो, सी अल्बामा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए ओटावा में, ठीक है, ओरिएंटो ओटावा में इनका जन्म हुआ था। आंसर ए ओटावा, ठीक है। कनाडा में भी आ सकता है ऑप्शन में, शायद यहाँ पर कनाडा ना दिया हो और ऑप्शन में कनाडा दिया हो, ठीक है, तो वो भी लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और ओटावा आता है तो ये भी लगा देंगे, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ईयर डिड मार्गरेट एटवुड डू ग्रेजुएशन। मार्गरेट एटवुड ने किस वर्ष की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी? ऑप्शन है इसमें ए 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964। तो इसका आंसर होगा ए 1961 में इन्होंने बीए किया था इंग्लिश ऑनर से। बीए किससे किया था? इंग्लिश ऑनर से, ठीक है, आंसर होगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर मार्गरेट एटवुड वाज कन्फर्ड आ डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो डिग्री है वो कब प्राप्त हुई थी? ये हमने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, इनको क्या क्या मतलब डिग्रीज़ हैं जो मिली थी अलग अलग कॉलेज से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए जून 2011 में इनको ये डिग्री प्राप्त हुई थी। कब? जून 2011, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड मार्गरेट एटवुड रिसीव एन होनररी डिग्री फ्रॉम रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा। होनररी डिग्री इनको रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा से मिली थी।
ये कब मिली थी? ऑप्शन है इसमें ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो इसका आंसर होगा 2012। ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर वाली 2011 में मिली थी और रॉयल मिलिट्री कॉलेज की तरफ से जो मिली थी वो 2012 में मिला था। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। इतने ही क्वेश्चन हैं इस एमसीक्यू वाले चैप्टर में। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं तो अगर आपने मतलब अगर इसके अलावा भी और क्वेश्चन आते हैं तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना आए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाए। तो वो क्वेश्चन अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर समझावा है, लाइन बाई लाइन आपने पढ़ा है, तो अगर कोई मतलब इन क्वेश्चंस के अलावा कोई अलग से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। वैसे तो आपने अगर ये वीडियो देखी है तो मैं मानती हूँ कि आपने वो वाली वीडियो देख ही ली होगी। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, आपका ही फ़ायदा है इसमें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लें। और बाकी इसकी PDF कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पर आप सर्च करेंगे @ लगाकर लर्न विद यूपी गर्ल, तो आपको चैनल मिल जाएगा वहाँ पर। वहाँ आप ज्वाइन हो जाएं, वहीं आपको जो भी मटेरियल है 6 सेमेस्टर से रिलेटेड वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल फ्री PDF है, वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसका। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर तो ज़रूर ही कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो है हमारा रिमेंबर मी। ठीक है, ये भी पोएम है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।